पाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 21 अगस्त को बीजेपी प्रत्याशियों की पहली बैठक होनी है और सभी घोषित 21 प्रत्याशियों की बैठक हो सकती है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हो सकती है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं और जनता के बीच जाने के लिए प्रत्याशियों को टिप्स दिए जाएंगे और लोगों से संपर्क कर कैसे बात करनी है, क्या वो विषय हो सकते हैं जिसके बारे में यहां चर्चा होगी। इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक को ले सकते हैं और जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं लोगों के बीच किस तरह से जाएं, क्या विषय उनके बीच उन्हें लेकर जाना है। और 21 अगस्त को बीजेपी प्रत्याशियों की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में 21 अगस्त को 21 प्रत्याशी शामिल होंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल और आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं डिटेल के लिए। युगल, चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और 21 प्रत्याशी 21 अगस्त को मिलेंगे बड़े नेताओं से। क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या प्राथमिक स्तर पर तैयारियों के बारे में जानकारी मिल रही है? बैठक में क्या कुछ विषय हो सकते हैं, क्या है डिटेल्स? जी देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के चुनावी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो लगातार बनाए हुए हैं और जिस तरह से 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है और ये डी कैटेगरी के सभी जो सीट जो तय किए हैं और उसमें उम्मीदवार हैं। इन सीटों पर बीजेपी अधिकांश जो सीट है उस पर बीजेपी 2 बार हारी है या फिर उससे 1 बार हारी है, तो ये हारा हुआ सीट है। और जिस तरह से बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है तो ये कहा जा सकता है कि अब जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को लेकर के जाना है, क्या बातें रखनी है, शासन के किस तरह से राज्य सरकार को घेरने के लिए क्या बातें हैं, क्या प्रचार करनी है, ये सब टिप्स दिए जा सकते हैं। 21 तारीख को बैठक संभावित है और जिस तरह से बीजेपी लगातार अभी चुनावी उस पर आगे चल रही है तो ये कहा जा सकता है कि जो उम्मीदवार मैदान पे आए हैं, नए उम्मीदवार भी हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो उन्हें किस तरह से बातें रखनी है, अपने मतदाताओं को कैसे रिझाना है और किस तरह छत्तीसगढ़ में जो सरकार बन सके। यही बढ़त आने वाले समय में बीजेपी को हो सकता है कि सत्ता की कुर्सी तक ले जाए। तो यही वजह है कि बीजेपी तैयारी है वो लगातार कर रही है और 21 तारीख को बैठक है वो संभावित है। जैसे छत्तीसगढ़ की कमान नितिन नवीन संभाले हुए हैं, ओम माथुर संभाले हुए हैं, तो तमाम लोग हैं उन्हें टिप्स दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के तेवर अभी फिलहाल जिस तरह से सरकार के खिलाफ है तो ये साफ जाहिर है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत है बीजेपी ने झोंक रखी है। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ युगल, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल जो ये बैठक होनी है इस बैठक के बारे में युगल जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, इससे उम्मीद है कि जो आगे ये बैठक होगी प्रदेश के हित में भी कुछ विषयों पर बात जरूर हो। राजनीतिक दल चुनावों में इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में एक नया वाहन चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मॉल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां राजधानी में नया वाहन चोर गिरोह एक्टिव हो गया है और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। अभी जो वीडियो सामने आया है और हाल के दिनों में कितनी चोरियां हो चुकी हैं, क्या कुछ है डिटेल्स और कैसे इन पर एक्शन लिया जा सकता है, क्या कार्रवाई हो रही है, बात करेंगे। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, ये चोरी की बढ़ती घटनाएं कैसे इन पर लगाम लगेगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए आशीष, चोर पुलिस के लिए लगातार चुनौती खड़े करते हैं, चाहे घरों की चोरी हो, चाहे इस तरह से 2 पहिया 4 पहिया वाहन की चोरी है। और आप सोच सकते हैं कि माल जैसे स्थान भी अब सुरक्षित नहीं है, जहां निजी सुरक्षा गार्ड भी वहां पर मौजूद रहते हैं, पार्किंग की अलग से पृथक से व्यवस्थाएं रहती हैं, बावजूद इस तरह से चोर घुसते हैं और दिन दहाड़े वाहनों की चोरी कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा पुलिस को चुनौती है, वो चोर है लगातार दे रहे हैं। यहाँ पर दीगर राज्य के भी चोर आते हैं, मकानों को मकानों को निशाना बनाते हैं, चोरी करते हैं और यहाँ तक के बांग्लादेश से
चोर है, वो चोर गिरोह है, वो भी यहाँ पर आते हैं, चोरी की घटना को अंजाम करते हैं, देते हैं। तो ये कहा जा सकता है अभी फिलहाल जो माल में एक वाहन चोरी की घटना घटित हुई है, पूरी जो सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुई है तस्वीरें, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद है और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अमूमन जो वाहन है सड़कों पर ही पार्क होता है और ऐसे में दोपहिया वाहन की चोरी की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आशीष, बिल्कुल, और इसे रोक पाना अब एक चुनौती बना हुआ है और इस तरह की चोरी की वारदातों को रोकना, वो भी खासकर मॉल्स के अंदर जहां पर अच्छी खासी रकम ली जाती है, गाड़ियों की पार्किंग के नाम पर, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए ये पैसे लिए जाते हैं, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हड़ताली सहायक शिक्षकों को नोटिस, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सहायक शिक्षक। रायपुर डीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 270 सहायक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा, जवाब नहीं देने पर बर्खास्त किया जाएगा। हड़ताली सहायक शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, और रायपुर डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कारण में 270 सहायक शिक्षकों को जो जवाब देना है वो 3 दिन के भीतर देना होगा, और अगर जवाब 3 दिन के भीतर नहीं दिया गया तो इन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। और इससे हड़ताली सहायक शिक्षकों का इस पर क्या अभी प्रतिक्रिया होगी, यह भी देखने का विषय है। दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सहायक शिक्षक हैं, रायपुर डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है इनके लिए और 270 सहायक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा और जवाब नहीं देने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई इन पर की जा सकती है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, 48 सहायक शिक्षकों को जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के माध्यम से उनसे जवाब मांगा गया है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी उनसे प्रयास कर रहे हैं बात करने का, भी चर्चा करेंगे, आगे डिटेल लेंगे उनसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग में डेंगू का प्रकोप नहीं थम रहा। डेंगू के फिर से नए मरीज मिले हैं, 10 नए मरीज सामने आए। 7 मरीज सिर्फ भिलाई टाउनशिप के 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। मिथिलेश, डेंगू लगातार बढ़ रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री डेंगू के मरीजों की क्यों देख रहे हैं, क्या इससे लाभ होगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की ये बात है कि जो 2 मरीज मिले हैं उसमें जो दोनों हैं वो घर से वापस लौटे थे। तो जब डेंगू की बात आती है तो ये डेंगू के जब बुखार आया तो ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जो उनको बुखार आया क्या वहां पर कोई मच्छर काटा था और वो यहाँ आकर बीमार हुए। और ये जो चीज है, इसलिए ऐसे 2 जो मरीज हैं उसमें ये पाया गया है कि जो दोनों मरीज यहाँ पर भिलाई आए थे वो बाहर से आए थे और जब यहाँ पर आए तो उनको तेजी से बुखार आया, वो उससे डेंगू से प्रभावित हुए। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं डेंगू के लार्वा जिस जगह से आए थे उस जगह तो नहीं है। अभी टोटल यदि बात किया जाए तो टोटल 10 मरीज मिले हैं, जिसमें 7 जो है भिलाई टाउनशिप के पाए गए हैं। इसमें 3 जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, बाकी जो है भिलाई टाउनशिप के हैं। तो कहीं ना कहीं भिलाई में जो है, भिलाई टाउनशिप के क्षेत्र में जो है वो तेजी से डेंगू पांव पसार रहा है, जिसको रोकना प्रशासन के बड़ा चुनौती का विषय है। क्योंकि लगातार दावे किए जाते हैं कि कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नहीं नजर आते हैं। तो यही वजह है कि आज जो है डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। 2-3 दिनों की बात की जाए तो कभी 5 मरीज, कभी 7 मरीज, कभी 10 मरीज, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो समय रहते इनको रोका जाना बेहद आवश्यक है। अन्यथा जो स्थिति वर्ष 2018 में हुई थी कि जब 50 से अधिक मरीज जो है जिनकी मौत हो चुकी थी, इसी तरह की स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए धरातल पर रहकर प्रभावी काम करने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि भिलाई टाउनशिप में एक ऐसा एरिया है जहां पर डेंगू पहले से हुआ था, तो उसके लार्वा पहले से रहते हैं, उसको पनपने से रोकना है। उसको पनपने से रोकने के लिए यही उपाय है कि हम उसको डेंगू पनपने के पहले ही उसको रोका जाए, ताकि इसको रोका जा सके, डेंगू को रोका जा सके। लेकिन वैसा कुछ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये पेश करेंगे और सरकार की योजनाओं का जनता को हिसाब देंगे।
गरीब कल्याण महाअभियान दिया गया है इसे नाम। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और एमपी के मन में मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। तो सदस्यता अभियान को जो नाम दिया गया है वो है एमपी के मन में मोदी नाम दिया गया है प्रचार के लिए, और साथ ही साथ एक तरह से प्रशिक्षण जो है वो अपने जो विधायक यहां पर जुट रहे हैं उन्हें भी दिया जाएगा। गरीब कल्याण अभियान, एमपी के मन में मोदी, ये दो महत्वपूर्ण टैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री पहुंचे हुए प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि आज अमित शाह जी पूरा रिपोर्ट कार्ड रखने वाले हैं, किस तरह का पूरा कार्यक्रम ये रहने वाला है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, बढ़िया। और आज यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति है, बृहद बड़ी कार्य समिति की बैठक है और चुनाव का शंखनाद हो गया है। नगाड़े बज गए, युद्ध के मैदान में सब कार्यकर्ता उतर गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, जनता का अटूट विश्वास है और नेतृत्व के प्रति भी अटूट विश्वास है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति और जो देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के नहीं विश्व के नेता यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से आने वाले मिशन 2023 में और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, यह अपार उत्साह है। एक बड़ा संदेश यहाँ से ग्वालियर चंबल संभाग से देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। आज हमारे वो नेता, राष्ट्र के वो नेता अमित शाह, जिनने पार्लियामेंट के अंदर धारा 370 समाप्त करने का जिनने बात रखी थी, जिनने किया है उस काम को पूरा, ऐसे नेता आज हमारे यहाँ आ रहे हैं और उनके आने पर अपार उत्साह है। उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि नई ऊर्जा का संचार होगा, न केवल 2023 बल्कि 24 को लेकर शंखनाद हो चुका है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश बीजेपी की बृहद कार्य समिति आयोजित की जा रही है और उस कार्य समिति में शामिल होने के लिए तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री और विधायक हैं वो भी इस कार्य समिति में शामिल होने पहुंचे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी यहाँ पहुंची, अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। दीदी, आज एक बड़ी बृहद कार्य समिति है, किस तरह का उद्बोधन होने वाला है और कितना ऊर्जा का संचार, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी आज को संबोधित करने वाले हैं? जी, ये बृहद कार्य समिति हम सब भाई बहनों को अपने पंचनिष्ठाओं के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए प्रेरित करने वाली है। जिस तरीके से आज 20 साल का रिपोर्ट कार्ड भी केंद्रीय मंत्री रखने वाले हैं भोपाल में, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल करती थी कि 18 साल का हिसाब दो, क्या लगता है एक माकूल जवाब उनके लिए? माकूल जवाब तो हमारी हर क्षण की सेवा और साधना है। अधोसंरचना में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए और जन कल्याणकारी योजनाओं में भी अद्वितीय स्थान और केंद्र की कई योजनाओं में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये हम सबका परम सौभाग्य है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता की सेवा करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार काम करती रही। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। केंद्रीय गृह मंत्री आज ग्वालियर आ रहे हैं, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी, किस तरह का संदेश यहाँ से जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में? ये एक हमारे राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री अमित जी आ रहे हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प, एक नया संदेश हमारे जो योद्धा हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको मिलने वाला है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी आज वो रखने वाले राजधानी। मैं क्या कर रहा हूँ, 2023 में फिर से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये प्रभारी मंत्री ग्वालियर तुलसी सिलावट जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। तो तैयारियां हो चुकी हैं और सभी जो बड़े चेहरे हैं वो लगभग वहां पहुंच चुके हैं और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप मौके पर मौजूद हैं
और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो रिपोर्ट्स है जो बड़े मंत्रियों से जो वहां पर पहुंचे, आपने बातचीत की, उनकी बातों से साफ जाहिर है कि जो कहावत है कि एक तीर से दो निशाने, यहां तो कई निशाने साधने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा के चुनाव में केंद्र की सरकार के काम भी गिनवाने, राज्य के भी गिनवाने, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र के काम अगर गिनवाए रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू होगा। ये ट्रेनिंग वहां पर पहुंचे हुए नेताओं को अगर दी जाएगी तो स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ता तो मजबूत होंगे ही, पार्टी भी मजबूत होगी और चुनावों में भी इसका लाभ मिलेगा। क्या यही एक ध्येय लेकर पार्टी यहां पर ये बड़ा सम्मेलन कर रही है? गरीब कल्याण और मन में मोदी, इस तरह के सदस्यता अभियान टैगलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और 2024 में देश में चुनाव होने, सबकी तैयारियों को लेकर ये देखिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। चाहे देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए, तमाम जो दौरे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात करें, लगातार इन लोगों की बैठकें यहाँ हो रही हैं, लगातार वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो कार्यकर्ताओं में किया जा रहा है। जो 20 साल में जन कल्याणकारी काम किए गए वो बार बार उनको बताए जा रहे हैं किस तरीके से आम गरीब के जीवन बदलने का काम जो है वो बीजेपी की सरकारों ने किया है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो। यही कारण है कि लगातार उस सब को लेकर जो है कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और जो नेता हैं वो वहां लगातार यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। भाई साहब, क्या गांव गरीब के कल्याण की जो योजना है उनको लेकर अब जनता के बीच वही मूल मंत्र है कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए? नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, विकास के कार्य, जन कल्याण के कार्य, गांव गरीब और किसान और मजदूर को मुख्य धारा से जोड़ना और उनको जो जन कल्याण की योजना है उनके माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। जब हम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं तो वास्तव में सरकारें यही कार्य करने के लिए होती हैं, केवल चुनने के लिए नहीं होती। परंतु हम काम करते हैं, काम करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम वापस से समर्थन मांगते हैं। देखिए, कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका एक तो लक्ष्य एकदम साफ है कि जो जन कल्याणकारी काम जनता के लिए किए हैं उनकी एक एक चीज की रिपोर्ट जो है वो जनता तक पहुंचानी जरूरी होती है। क्योंकि देखिए आप 2023 में जब मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं ये चुनाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं कि आखिर क्या किया, तो वो जो चीजें हैं वो तैयारियां पूरी मुकम्मल दिखाई दे रही हैं और मूवमेंट भी वहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, आप भी वहां पर बने रहे, डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दरअसल इंदिरा भवन में होगी और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रारंभ हो चुकी है। ये बैठक की जो अध्यक्षता है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। बैठक में समिति के सदस्य भी शामिल हुए हैं और समिति के गठन के बाद से समिति की पहली और महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार इस पर डिटेल देने के लिए जुड़ गए। अनुराग, क्या डिटेल मिल पा रही है, कौन कौन पहुंचे हैं और लगभग कितनी देर ये बैठक चलने वाली है, क्या विषय रहने वाले हैं इसमें? देखिए, लगभग सभी सदस्य जो है समिति के वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जो आज की बैठक है इसमें किस तरीके का चुनाव कैंपेन पार्टी का होगा, किन रणनीति के तहत पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, प्रचार प्रसार के तरीके किस तरीके से होंगे और पार्टी के जो नेताओं के दौरे होना है वो किस अंचलवार किए जाएंगे, इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होना है। खासी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है क्योंकि समितियों के गठन के बाद ये पहली बार बैठक चुनाव को लेकर हो रही है और इससे पहले कमलनाथ का बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत पार्टी आने वाले दिनों में जाएगी उसको लेकर आज की बैठक में मंथन होगा। टिकटों को लेकर भी कोई बातचीत हो अगर तो इस पर भी डिटेल आपसे लेंगे आगे। आप बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर फिलहाल जानकारी देने के लिए और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है लेकिन आपका ही मजा आएगा बहुत जल्द लौटते ब्रेक के बाद।